स्टूडेंट्स, मैं विष्णु प्रभा गुप्ता, सह आचार्य अर्थशास्त्र, राजकीय डूंगर महाविद्यालय, बीकानेर, राजस्थान से बीए पार्ट सेकंड, पेपर फर्स्ट, मैक्रो इकोनॉमिक्स की कक्षा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम टॉपिक ले रहे हैं केन्स का उत्पादन तथा रोजगार सिद्धांत, केन्जियन थ्योरी ऑफ आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट। जैसा कि हमने पिछली क्लास में देखा था कि 1930 की विश्वव्यापी मंदी ने भयंकर बेरोजगारी और अति उत्पादन के संकट ने प्रतिष्ठित रोजगार सिद्धांत का खोखलापन जाहिर कर दिया। ऐसी स्थिति में एक अर्थशास्त्री जिनका नाम कीन्स था, जो प्रारंभ में प्रतिष्ठित अर्थशास्त्र के समर्थक थे, वो इस अर्थशास्त्र के आलोचक बन गए। उन्होंने प्रतिष्ठित रोजगार सिद्धांत की कड़ी आलोचना की और अपनी पुस्तक द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी, जिसको हम शॉर्ट में द जनरल थ्योरी कहते हैं, में एक नए तर्कयुक्त और व्यवहारिक रोजगार सिद्धांत का प्रतिपादन किया, जिससे समूची आर्थिक विचारधारा में क्रांति आ गई। कीन्स ने परिस्थितियों का विश्लेषण करके यह बताया कि अल्पकाल में अगर श्रम, पूंजी, प्राकृतिक साधनों की मात्रा तथा तकनीक की दशाओं को स्थिर मान लिया जाए तो उत्पादन तथा आय में वृद्धि केवल रोजगार में वृद्धि द्वारा ही संभव है। इसके विपरीत राष्ट्रीय आय एवं उत्पादन में वृद्धि स्वतः रोजगार में वृद्धि कर देती है। या अन्य शब्दों में हम कहें तो उन्होंने कहा कि रोजगार आय का फलन है, अर्थात रोजगार का स्तर राष्ट्रीय आय तथा उत्पादन के स्तर पर निर्भर है। कीन्स ने बताया कि किसी देश में एक समय विशेष पर राष्ट्रीय आय, उत्पादन और रोजगार का जो स्तर है, यह स्तर निर्भर करता है प्रभावपूर्ण मांग पर, जिसको हम इफेक्टिव डिमांड कहते हैं। अगर प्रभावपूर्ण मांग में कमी होती है तो उत्पादन में भी कमी होती है, यानी कि आय में कमी होती है और रोजगार में भी कमी होती है। इसके विपरीत अगर डिमांड बढ़ती है तो उत्पादन भी बढ़ता है, आय भी बढ़ती है, रोजगार भी बढ़ता है। तो उन्होंने बताया कि प्रभावपूर्ण मांग में कमी अगर हो जाती है तो रोजगार में कमी हो जाती है, यानी कि बेरोजगारी फैलती है। जबकि अगर हम यही मांग में अगर बढ़ोतरी हो जाए तो ऐसी स्थिति में यह रोजगार को बढ़ा देती है, यानी कि बेरोजगारी जो है वो कम हो जाती है। तो कीन्स ने बताया कि यदि किसी अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी है तो उसका जो तरीका है, उसके सॉल्यूशन का जो तरीका है, वह मांग में वृद्धि है, प्रभावपूर्ण मांग में वृद्धि की जानी चाहिए। अब प्रभावपूर्ण मांग क्या है? व्हाट इज इफेक्टिव डिमांड? प्रभावपूर्ण मांग की धारणा का अर्थ बताते हुए वो कहते हैं
कि समस्त मांग फलन के जिस बिंदु पर समस्त पूर्ति फलन काटता है उस बिंदु पर समस्त मांग का मूल्य प्रभावपूर्ण मांग कहलाता है। अन्य शब्दों में अगर हम कहें तो प्रभावपूर्ण मांग उत्पादन, आय, रोजगार का वह बिंदु है जहां पर समस्त मांग फलन यानी कि एग्रीगेट डिमांड फंक्शन तथा समस्त पूर्ति फलन यानी कि एग्रीगेट सप्लाई फंक्शन, ये दोनों बराबर होते हैं। दोनों आपस में बराबर होते हैं। जहाँ समस्त मांग फलन और समस्त पूर्ति फलन दो आपस में बराबर होते हैं, वही बिंदु जो है प्रभावपूर्ण मांग कहलाता है। अब कीन्स ने रोजगार और आय स्तर को निर्धारित करने वाली प्रभावपूर्ण मांग जो बताई है, यह मांग दो बातों पर निर्भर करती है या दो तत्वों से निर्धारित होती है। अब प्रभावपूर्ण मांग को निर्धारित कौन करता है? सबसे पहली बात समस्त मांग फलन, एग्रीगेट डिमांड फंक्शन है। अब समस्त मांग फलन से क्या आशय है? प्रोफेसर कीन्स कहते हैं कि समस्त मांग फलन उन विभिन्न मौद्रिक राशियों की अनुसूची है जो उद्यमकर्ता रोजगार के विभिन्न स्तरों पर उत्पादित वस्तुओं के विक्रय से प्राप्ति की आशा करते हैं। यानी कि रोजगार के अलग अलग स्तरों पर जब अलग अलग उत्पादन मात्रा होती है, उस उत्पादन मात्रा को बेचने से जो आय प्राप्ति की आशा होती है उसको हम समस्त मांग फलन के रूप में जानते हैं। यानी कि यह उन प्रत्याशित आयों की अनुसूची है जो उद्यमकर्ता को रोजगार के विभिन्न स्तरों पर उत्पादित वस्तुओं के विक्रय से प्राप्त हो सकती है। अब चूंकि रोजगार स्तर में कमी वृद्धि हो सकती है, तो नेचुरल है कि रोजगार के उन विशिष्ट स्तरों पर उत्पादित वस्तुओं की बिक्री में परिवर्तन होगा और उससे प्राप्त आय में भी परिवर्तन होगा। यानी कि अगर रोजगार बढ़ जाता है तो उत्पादित वस्तुओं की बिक्री भी बढ़ जाएगी, यानी कि आय भी बढ़ जाएगी। और अगर रोजगार कम हो जाता है तो उत्पादित वस्तुओं की बिक्री से प्राप्त आय भी घट जाएगी। इसलिए कीन्स कहते हैं कि समस्त मांग फलन रोजगार स्तर का वृद्धिमान फलन है। Aggregate demand function is an increasing function of the level of employment। अगर इसको हम फॉर्मूले के रूप में रखें तो हम इसको लिख सकते हैं डिमांड इज फंक्शन ऑफ एन, जहाँ पर डी का मतलब है डिमांड, एफ का मतलब है फंक्शन यानी कि फलन, और एन का मतलब है रोजगार की मात्रा। अब दूसरी चीज वो लेते हैं समस्त पूर्ति फलन, एग्रीगेट सप्लाई फंक्शन। जब कोई भी उद्यमकर्ता या व्यवसायी श्रम को रोजगार पर लगाता है तो उसे रोजगार के प्रत्येक स्तर पर श्रम
और उत्पादन के अन्य सहयोगी साधनों के लिए लागत लगानी पड़ती है। इस कुल लागत में सामान्य लाभ भी शामिल होता है। अतः उद्यमी को रोजगार के विभिन्न स्तरों पर उत्पादित वस्तुओं के विक्रय से न्यूनतम उतनी प्राप्तियां अवश्य होनी चाहिए कि उसको तत्संबंधी लागतों की उसकी पूर्ति हो जाए। यानी कि हम कह सकते हैं कि रोजगार के अलग अलग स्तरों पर अलग अलग कुल पूर्ति कीमतों को व्यक्त करने वाली सूची समस्त पूर्ति फलन कहलाती है। यह मुद्रा की वह न्यूनतम मात्रा है जो श्रमिकों की एक निश्चित संख्या पर उत्पादन कार्य में व्यय होती है। और एक तरह से हम ये कहें तो यह कुल उत्पादन लागत को बताती है। यानी कि रोजगार के अलग अलग स्तरों पर जब अलग अलग मात्रा में साधन लगाए जाते हैं तो उन पर जो कुछ भी खर्च किया जाता है वो लागत होती है। अतः रोजगार के अलग अलग स्तरों पर जो अलग अलग लागत होती है उसकी सूची को हम कुल पूर्ति फलन के रूप में जाना जाता है। जैसे जैसे रोजगार का स्तर बढ़ेगा तो समस्त पूर्ति कीमत जो है वो भी बढ़ती जाएगी, यानी कि कॉस्ट भी बढ़ती जाएगी। और अगर रोजगार में कमी होती है तो पूर्ति कीमत में कमी होती जाएगी। तो इस तरह से समस्त पूर्ति फलन की बात कही गई है। तो कीन्स के अनुसार समस्त मांग फलन और समस्त पूर्ति फलन दोनों जहाँ पर बराबर होते हैं वहीं पर समस्त प्रभावपूर्ण मांग का निर्धारण होता है। अब इसको हम एक तालिका के माध्यम से समझ सकते हैं। तालिका को हम नेक्स्ट क्लास में समझेंगे। आज इतना ही रखते हैं। थैंक यू।